जय हिंद। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट मार्केट में इस समय सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है और आई एम श्योर कि ये एकदम यूपी पुलिस के लेवल का है। ठीक है, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी लोगों को मालूम है। ये प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे तो अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस प्रैक्टिस सेट का लेवल एकदम यूपी पुलिस के लेवल का ही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपका 13 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 21 दिया है, उसके बाद 85। यानी कि ये संख्या एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बीच में गैप देख लेते हैं कि कितना कितना है। सबसे पहले 13 और 21 के बीच में गैप देखेंगे तो ये कितने का है। 13 और 21 के बीच में 8 का गैप है। ठीक है, फिर 21 और 85 के बीच में कितने का गैप है, ये 64 का गैप आएगा लगभग। फिर 85 और 301 के बीच में कितने का गैप है, 85 और 301, यानी कि ये 216 का गैप है इसके बीच में। फिर 301 से 813 के बीच में कितने का गैप है, ये है आपके 512 का गैप। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ भी गैप बराबर नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 8 8 64, यानी कि 8 8 का मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो 64 8 जा कितना होता है। अगर 8 8 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 8 8 जा 64 होगा, 8 8 64, और 64 8 जा 216 होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, 64 8 जा आपका लास्ट में 2 आएगा, यानी कि ये 64 में 8 8 का गुणा नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। ठीक, तो 8 किससे बनता है, 2 के क्यूब से, यह है 8। ठीक, फिर 64 कितने से बनता है, 2 की पावर 4 से। 8 दूनी 16, नहीं नहीं नहीं, 2 की पावर 4 से आपका 64 नहीं बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 2 की पावर 6 से बनेगा, यानी कि 3 दूनी 6। इसको इससे बनाने से अच्छा है कि हम क्यूब वाला ही देख लेते हैं कि ये क्यूब से तो नहीं बनना है। तो 64 आपका 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब ये 6 का क्यूब बनना चाहिए आपका 216, तो 216 आपका किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, अगर आपको क्यूब याद होगा तो 216 6 का क्यूब होता है। और उसके बाद आपका कितना गैप आया है, 512 का, और सभी को मालूम है कि 512 8 का क्यूब होता है। यानी कि आपका क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले किसका क्यूब बना, 2 का क्यूब का गैप है, उसके बाद 4 के क्यूब का गैप है, उसके बाद 6 के क्यूब का गैप है, उसके बाद 8 के क्यूब का गैप है। तो इसके बाद कितने क्यूब का गैप होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 10 के क्यूब का गैप होना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, यह इतना सारा आपको समझ में आया कि क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, तो 10 का क्यूब होगा कितना, 1000। 813 को 1000 में ऐड कर देंगे, इतने का गैप होना चाहिए भाई। इसके बाद इतने गैप पे एक नंबर आना चाहिए, तो 813 को 1000 में ऐड कर देंगे तो आपका 1813 बनेगा। ठीक है, हम इसके बीच में गैप देखते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर का गैप बन रहा होता तो हम ऐसा देखते हैं। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, 13 से 21 के बीच में 8 का गैप है जो कि 2 का क्यूब है। ठीक है, फिर 21 से 85 के बीच में 64 का गैप है जो कि किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक, 85 से 301 के बीच में कितने का गैप है, 216 का गैप है जो कि आपके 6 का क्यूब है। ठीक, फिर 301 के बीच में 813 का गैप है जो कि आपके कितने का गैप है, ये 512 का गैप है जो कि आपके 8 के क्यूब का गैप है। तो 8 के क्यूब के बाद 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, उसके बाद कितने का गैप आना चाहिए, 10 के क्यूब का गैप आना चाहिए। तो 813 के बाद 10 के क्यूब का गैप यानी कि 1000 का गैप आएगा, तो ये 1813 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट में किंग को 2021 के रूप में लिखा जाता है तथा स्टूड को 3925 के रूप में लिखा जाता है। डेस्क को उसी कूट में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। आप सबको मालूम होगा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अगर आपको ABCD याद है कि ABCD कौन से उस पर पड़ता है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, इजोटी वाला, ये भी आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा अलग से थ्योरी। इजोटी जो होता है EJOTY, ये 5 पे पड़ता है, ये 10 पे पड़ता है, ये 15 पे पड़ता है,
ये 20 पे पड़ेगा और ये 25 पे पड़ेगा। तो इसी के आसपास सारे नंबर्स आप देख के लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किंग कहाँ पे पड़ता है, KING। किंग को किस रीजनिंग फॉर्म में लिखा गया है, तब 2021 लिखा गया है। तो के कहाँ पे पड़ता है, जे और के यानी कि 11 पे पड़ेगा, जे के बाद क्या आएगा, आई कहाँ पे पड़ेगा, आई आपका पड़ेगा 9 पे, आई जे यानी कि 9 पे पड़ेगा। एन आपका कहाँ पे पड़ेगा, एन आपका पड़ेगा MNO यानी कि 15 से पहले 14 पे पड़ेगा। और जी आपका कहाँ पे पड़ेगा, जी आपका पड़ेगा EFG यानी कि 7 पे पड़ेगा। अब ये 20 21 किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यानी कि 11 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा। और 14 और 7 को ऐड कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो दो को ऐड किया गया है। तो यही चीज़ हम दूसरे वाले में देखेंगे कि यही चीज़ इसमें भी की गई है या इसमें कुछ और किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टूड को लिख लेते हैं FTUD। अब S कितने पे पड़ेगा, अगर आपको याद है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस वाले इजोटी वाले उससे गिन सकते हैं। यस कितने उस पे पड़ेगा, ये पड़ेगा 19 पे। T20 सबको मालूम है। U कितने पे पड़ता है, 21 पे पड़ता है। और D कितने पे पड़ता है, 4 पे पड़ता है। ठीक है, सबको मालूम है। अब 19 और 20 को देखिए ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 39 आएगा। और 21 और 4 को ऐड करेंगे यानी कि 25 आएगा। यानी कि इसमें कौन सी रीजनिंग लग रही है कि शुरुआत के 2 अक्षरों का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नंबर है और लास्ट के 2 अक्षरों का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नंबर है वही ऐड करके आपका लिखा गया है। तो यही वाला काम हम डेस्क में करेंगे। तो DESK, D कितने पे आता है, 4 पे आता है। E कितने पे आता है, 5 पे आता है। K कितने पे आता है, यस कितने पे आता है, 19 पे आता है। और K कितने पे आता है, 11 पे आता है। तो हम करेंगे क्या, पहले 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरे 2 को ऐड करेंगे। तो पहले 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, 5 4 9। और सबसे पहले 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा है यानी कि ऑप्शन बी 930 में। अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो इसी में एक आ रहा है 930, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। अक्षर ए के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर होगा। देखिए जो पासा होता है उसमें अब हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि तीनों में से किसी 2 में 2 चीजें कॉमन मिल रही हैं कि नहीं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, इसमें डी है, इसमें ए है और इसमें ई है, इसमें सी है, इसमें डी है, ई है और डी है। अब देखिए डी और ई इसमें भी है, डी और ई इसमें भी है। 2 चीजें जहां हमको कॉमन मिल गई, बस ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको 2 चीजें मिल जाती हैं तो आपका सी के विपरीत में कौन हो जाएगा, डी और ई आपका साथ में है, यानी कि डी और ई दोनों साथ में रहते हैं। तो जो बाकी बचे हुए हैं यानी कि ए बचा इसमें से और सी बचा इसमें से, तो ए और सी ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो ए ही इसके विपरीत हो जाएगा सी, जब डी और ई 2 चीजें कॉमन मिल गई। अगर एक चीजें कॉमन मिलती हैं जैसे कि सी, इसमें ई, आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में केवल ई कॉमन मिल रहा है, तो ई को ई के नीचे रख देंगे और उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ई के बाद सी है और सी के बाद डी है। यहाँ पे ई के बाद कौन है, ए है, और ए के बाद कौन है, बी है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज चलने पे आ रहा है। ठीक, इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई के बाद क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा ये वाला। और इधर से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई के बाद ए आएगा और ए के बाद बी आएगा। तो सी और ए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और डी और बी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है, पासा वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सी रीजनिंग लग रही है। पहले को देखेंगे। सबसे पहले आर के टी को देखेंगे आई पी जी से। देखिए अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज अच्छे से मालूम है तो आपको पता होगा कि आर के अपोजिट में कौन आता है, आई आता है। के अपोजिट में कौन आता है, पी आता है। और जे के अपोजिट में कौन आता है, जी आता है। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज आपने नहीं पढ़ी है तो अपोजिट ऐसा होता है कि आर के अपोजिट में कौन आएगा, 27 से माइनस किया जाता है। ठीक है,
अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अलग से उसके लिए थ्योरी की वीडियो ले आई जाएगी। अभी आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अलग से उसकी सीरीज ले आई जाएगी कि किसके विपरीत में कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला चल रहा है कि जो जिसके अपोजिट में है उसको रखा जा रहा है। तो हम लोग भी अपोजिट वाले को रख देते हैं, क्यू पी जी, ये पी लिखा है। अब क्यू के विपरीत में कौन होता है, जे। पी के विपरीत में कौन होता है, के। और जी के विपरीत में कौन होता है, टी। तो जे के टी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। विपरीत वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें समझाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसको ऐसे देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा में जा रहा था। तो बताइए मैं किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब आपको इस क्वेश्चन में इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो कितने किलोमीटर चला और कितने किलोमीटर मुड़ा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वो कह रहा है कि चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, यानी कि एक बार तो वो राइट में मुड़ रहा है और फिर एक बार वो कितने में मुड़ रहा है, लेफ्ट पे मुड़ रहा है। ठीक है, और अंत में मैं दक्षिण दिशा में जा रहा था। तो एक बार वो राइट में मुड़ा है, एक बार वो लेफ्ट में मुड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा से आ रहा था। यानी कि कोई एक बार इस ओर मुड़े फिर दोबारा इसी ओर मुड़ जाए तो वो जिस दिशा से जा रहा था उसी दिशा में पहुंच जाएगा। अगर वो 2 बार राइट मुड़ा होता, एक बार लेफ्ट मुड़ा होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था कुछ और। अगर वो एक बार राइट मुड़ा है, एक बार लेफ्ट मुड़ा है, तो एक बार जान लो +1 पे मुड़ा और एक बार जान लो -1 पे मुड़ा, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि वो उसी डायरेक्शन में आ रहा था जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी रखा गया है। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो आप जान जाते ये चीज़। ठीक, तो उसने दक्षिण दिशा से ही चलना प्रारंभ किया था। तो 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, कि दक्षिण दिशा से ही उसने चलना प्रारंभ किया था, क्योंकि एक बार वो राइट में मुड़ा और एक बार वो लेफ्ट में मुड़ा। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक दूसरे के विपरीत जब होते हैं तो वो दोनों कट के 0 हो जाते हैं। डायरेक्शन का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वैसे डायरेक्शन तो एक बार उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो ऐसे करेंगे, फिर दाएं मुड़ेगा तो अपने हाथ से दाएं मोड़ लेंगे इस तरफ, फिर वो बाएं मुड़ेगा तो अब उस तरफ जा रहा है तो वो बाएं मुड़ेगा, किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा। ऐसे करके डायरेक्शन टेस्ट पता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब अगर सारे ABCD सीधे सीधे लिखते हैं तो ये कैसे लिखेंगे, ये जेड वाले को लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हमको निकालना है कि दाएं से 18वां अक्षर, राइट से 18वां के राइट चौथा। ठीक, राइट से 18वें के राइट चौथा आपको कौन सा अक्षर होगा, द राइट से 18वें के राइट से चौथा, यानी कि ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये आपको 14वां अक्षर बताना है राइट से। लेकिन क्योंकि इस अल्फ़ाबेट को क्या किया गया है कि आपका अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखा गया है, इसलिए उल्टे वाले अल्फ़ाबेट में इसमें साइन दूसरा हो जाता है। विपरीत क्रम के अल्फ़ाबेट सीरीज में जो आपके दाएं से राइट से 14वां है वो सीधे वाले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट का 14 हो जाएगा। ठीक, तो वैसे तो आपका राइट से 14 आना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है। क्योंकि हमने इसको उल्टे क्रम में रखा था तो जो राइट का 14वां है वो दरअसल उल्टे वाले क्रम में लेफ्ट का 14वां आएगा। और लेफ्ट का 14वां कौन सा होता है, अगर आप इजोटी से निकालें तो 5, 10, 15, ओ से पहले क्या आता है, यन, यानी कि लेफ्ट से 14 आपका कौन सा अक्षर आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमने ABCD हम सीधा लिखते हैं और हमने उसको ZABCD लिख रखा है, ठीक, ZXY ऐसे करके लिख रखा है, हम वैसे लिखते हैं सीधे ABCD और इसको Z से शुरू किया गया है, यानी कि जो उल्टे से सीधे से 14वें पे है वो उल्टे से 14वें पे होगा। इसलिए हम जो राइट का 14वां हमारा आया है वो हमारा लेफ्ट का 14वां हो जाएगा उल्टे वाले उसमें। ठीक है, ये भी उल्टा हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यदि 1 जुलाई 2022 का दिन शुक्रवार है तो 17 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का ये क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो ये कितने जुलाई की बात कर रही है? 17 अगस्त की बात कर रहा है। और 2022 यानी कि वो सेम है। तो जुलाई में टोटल कितने दिन होते हैं? जुलाई में आपका होता है टोटल 30 दिन, ठीक है। और अगस्त में कितने दिन की बात कर रहा है? वो 17 दिन की बात कर रहा है। जुलाई में जितने बचे हैं, जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, लेकिन उसमें से एक दिन चला गया है, तो अब कितने दिन बचे हैं? 30 दिन बचे हैं, ठीक है। और 17 में अभी कितने दिन हुए हैं? यानी कि 17 दिन हुए हैं टोटल। 17वें दिन का आपको बताना है। तो 30 और 17 को ऐड कर लेंगे, तो 30 और 17 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 47। अब 47 को हम क्या करते हैं, अगर हमें ये देखना है कि 47 को कौन सा डे था, तो आपको सभी को पता होगा कि अगर आज संडे है तो इसके 7 दिन बाद ये संडे होगा, यानी कि 7-7 दिन का गैप निकालते हैं। तो इस 47 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा? 7 छंग 42, 7 49, 7 49 पे ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 इसमें से चला जाएगा, तो आपका बचा कितना? 5 बच गया। यानी कि 7 के आगे 5 दिन, शुक्रवार के आगे 5 दिन काउंट करेंगे और वही आपका 17 का अगस्त हो जाएगा। तो शुक्रवार से 5 दिन आगे काउंट कर लीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 17 अगस्त 2022 को कौन सा दिन पड़ जाएगा? बुधवार पड़ जाएगा। हमने 5 दिन क्यों काउंट किया? क्योंकि 7 से 42 तो 7 कट जा रहा है, 42 आपका 6 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है, लेकिन 5 दिन आपके बच जा रहे हैं। तो 5 दिन जो बचेंगे, इसी शुक्रवार से आगे 5 दिन ऐड कर लेते हैं और ये बुधवार आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विशाल ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो तस्वीर में बनी महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, जैसे विशाल ने कहा ये एक तस्वीर है, ठीक, और इसकी माँ होगी ये विशाल की पत्नी है। तो इसकी माँ और विशाल के बीच में कैसा संबंध होगा? पति पत्नी का संबंध होगा। इसकी माँ विशाल की पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर में जो लड़की बनी हुई है वो विशाल की लड़की हुई, क्योंकि इसकी पत्नी की बेटी उसकी लड़की ही तो हुई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है कि जो रिलेशन आपके ब्लड रिलेशन में किया जाता है कि जो रिलेशन आपसे ऊपर होता है उसको ऊपर बनाते हैं। जैसे कि माता का रिलेशन आपसे हमेशा ऊपर होता है, तो तस्वीर में जो महिला बनी है उसकी माता उसके ऊपर रहेगी, और ये किसकी पत्नी है? विशाल की पत्नी है। तो ये क्या हो गई? विशाल की बेटी हो गई, क्योंकि ये महिला है तो ये बेटी होगी, अगर ये पुरुष होता तो ये इसका बेटा हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग पे है। 13 × 5 = 506 है। एक सेकेंड, 13 × 5 = 506 है, और 9 × 8 = 2007 है, 207। तो 9 × 9 क्या होता है? देखो 9 9 8 कितना होता है? 72, है ना, 9 8 72 होता है, और इसी 72 को उल्टा कर दिया है और इसके बीच में 0 रख दिया है। चलो ये तो आपको सीधे सीधे देखने में आ गया होगा। इसी को ऐसे देखते हैं, 13 25 क्या होता है? 65 होता है, और इसी 65 को उल्टा कर दिया है और बीच में क्या रख दिया है? 0 रख दिया है। तो बस आपका काम बहुत आसान है। 9 9 कितना होता है? 9 9 81, यानी कि इसी 81 को उल्टा कर देंगे, 1 और 8, और बीच में क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो 108 आपका ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसका एक डायरेक्ट सा जवाब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर टोटल ऐसे होते हैं जो कि दर्पण पर देखने में समान दिखाई देते हैं। समान दिखाई देने का क्या मतलब है कि अगर ए को आप दर्पण के सामने रख के देखेंगे तब भी ये ए ही दिखाई देगा, अगर आई को आप दर्पण के सामने रखेंगे तब भी ये आई ही दिखाई देगा, एच को अगर आप दर्पण के सामने ऐसे रख दें तब भी ये एच ही दिखाई होगा। अच्छा, अगर आप जी को दर्पण के सामने रख दें तब भी क्या ये ऐसे ही दिखाई देगा? नहीं, ये ऐसे बन जाएगा। इस जी को अगर इस तरफ से दर्पण से रखेंगे तो यही फर्क होता है। टोटल 11 वर्ड्स होते हैं जो कि आपका दर्पण से देखने पे एकदम सीधे दिखाई देते हैं।
अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये मानसिक अभिरुचि का आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का है। ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं। नील एक सर्जन है जो अनिल पे बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा। नील क्या है, एक सर्जन है और अनिल पर एक मस्तिष्क की सर्जरी करने जा रहा है। तो अनिल के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, दक्षता का, ईमानदारी का, करुणा का और सम्मान का। देखिए, ईमानदारी का गुण होना अच्छी बात है, लेकिन उसका सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है। भाई आप कितने भी ईमानदार हों, लेकिन अगर आप ज्ञानी यानी कि आपके पास सर्जरी करने की क्षमता नहीं है, तो आप ईमानदार होंगे, अपने सेक्टर के होंगे। लेकिन क्योंकि नील एक सर्जन है, तो ईमानदार होना उसका काफ़ी नहीं है। उसके अंदर करुणा या सम्मान होना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे तो सर्जरी होती नहीं है। सर्जरी किससे होती है, आपकी दक्षता से, यानी कि आप अपने काम में कितने दक्ष हैं, कितने अच्छे हैं आप अपने काम में, इसी हिसाब से उसकी सर्जरी होगी। और अगर आप अपने काम में दक्ष नहीं हैं, यानी कि नील अगर अपने काम में बहुत अच्छा ना हो, तो चाहे जितना ईमानदार हो या सम्मान करता हो दूसरों का या करुणामय टाइप का इंसान हो, वो अनिल को ठीक नहीं कर पाएगा। तो अनिल को मानसिक शांति कौन देगा, नील की दक्षता अनिल को मानसिक शांति देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। अगर आपको रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम लग रहा है, यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप इसके रिजोल्यूशन को 240p पर देख सकते हैं। ठीक, और अगर आप इसको 1x की स्पीड में देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको 1.5x की स्पीड में देखिए। 2x की स्पीड में देखना मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे चीज़ें तब तो समझ में आ जाती हैं जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, बट उसके बाद चीज़ें गायब भी हो जाती हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप वीडियो खत्म करेंगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग से गायब भी हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा है कि आप 1.5x स्पीड पे इस वीडियो को करके देख सकते हैं, और 240p पे देख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न डाला। उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव पैदा की थी। ये बात आपका बिल्कुल सही है, उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच में भेदभाव पैदा किया था। ठीक, उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च निम्न वर्ग के बीच समानताएं पैदा की। उन्होंने भाषाई मतभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया। उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बढ़ाई। तो भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावना बनाई थी, जबकि अन्य उत्तर क्या कह रहे हैं कि नीतियों से अंग्रेजों ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भावना में विघ्न डाला था। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपके बात की गई है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें सांप्रदायिकता की बात की गई है। ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें सांप्रदायिकता की बात की है। तो उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमानों को भेदभाव पैदा किया, बिल्कुल बात की गई कि भेदभाव पैदा किया। उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानताएं पैदा की, ये बात भी बिल्कुल सही, असमानताएं पैदा की। उन्होंने भाषाई मतभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया। ये सब करके उन्होंने क्या किया है, एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न डाला। ये सभी सांप्रदायिकता सद्भाव में क्या करता है, विघ्न डालते हैं। डी लेकिन क्या है कि उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावना बढ़ाई। तो इनकी नीतियों में सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं की गई है, इनकी नीतियों की बात की गई है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उसमें ड्रग्स, हेरोइन इत्यादि, सोना चांदी हीरे, हथियार, विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल हैं। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित कौन एक चुनौती नहीं है। वृहत और निर्बाध सीमा कौन एक चुनौती नहीं है, इस बात को ध्यान से देखेंगे। मानव संसाधन बाध्यताएं, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ई कॉमर्स का आविर्भाव। तो ई कॉमर्स का आविर्भाव बिल्कुल आपके तस्करी को वो बढ़ाता है। संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भाई कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपका क्या करेगा, चुनौती नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो मिलता नहीं है तस्करी को। भाई कोई देश क्यों कहेगा कि तस्करी करके लेके आओ। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेंगे। शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई है।
शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी। तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनके सामने आकर बैठ जाता है। कॉलेज की लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं, वे तेज आवाज़ में बात कर रही हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की स्विच ऑन कर रखी है। फ़ोन के शोर और लाइट दोनों से शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज़ वह क्या कर सकती है? यहाँ पे सबसे पहले उसको करने की बात आई है। तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत जाके उनको मारपीट करने लगेगी। लड़कियों को रोकने के लिए उन्हें इससे अधिक शोर करना चाहिए जितना शोर लड़कियां कर रही हैं। बिल्कुल गलत बात है। जो वो कर रहे हैं वही नहीं करना है। सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए कहे, उनसे शिकायतें करें। ये बाद की बात है जब लड़कियां बिल्कुल भी ना माने। एक द्वारपाल की तलाश करे और लड़कियों के व्यवहार के बारे में उनकी शिकायत करे। द्वारपाल इसका व्यवहार के बारे में क्या शिकायत कर सकता है? झुके और लड़कियों से अपने फ़ोन स्विच ऑफ करने और बात ना करने का अनुरोध करें। तो पहली चीज़ आप यही कर सकते हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया बात मत कीजिए और अपने फ़ोन के स्विच ऑफ कर लीजिए। तो पहली चीज़ जो उसको करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह झुके और लड़कियों से अपने फ़ोन स्विच बात ना करने का अनुरोध करे। अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि उसने रिक्वेस्ट की और लड़कियों ने बात नहीं मानी, तो वह सिनेमा के मालिक से खुद जाके शिकायत करेगी, ना कि द्वारपाल से जाके शिकायत करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं। सैमुअल के इसमें सफल होने की क्या संभावनाएं हैं? तो ठीक, मानव संसाधन और स्टाफिंग में, जबकि मानव संसाधन में आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। किसी टीम के प्रबंधक के रूप में, किसी टीम का प्रबंधक अगर आपको बनना है तो आपके पास बातचीत करने की कुशलता अच्छी होनी चाहिए। आपको ईमेल कई सारे लिखने पड़ते हैं, जबकि सैमुअल को ईमेल करना पसंद नहीं है और वो स्वयं काम करता है, ना कि दूसरों से करवाना है। सोशल मीडिया के प्रबंधन में, सोशल मीडिया का प्रबंधन भी अगर आपको करना है तो आपको कई सारे ईमेल लिखने पड़ेंगे और दूसरे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे पेशे जिसमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत करने की आवश्यकता होती हो, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्वयं काम करना पसंद करता है, दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, यानी कि अलग अलग बातचीत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन डी आपका इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी में। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पुलिस का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? न्यायालय के आदेश का पालन करें, ये बिल्कुल पुलिस का कार्य है। कानून के अनुरूप कार्य करें, ये भी है। पक्षपात के बिना कार्य करें, ये भी बात है कि पुलिस को पक्षपात के बिना कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष भावना से कार्य करें, ये पुलिस का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया है। पहली पत्नी से उसका 5 वर्षीय पुत्र है, उसका संरक्षक किसे नियुक्त किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे व्यक्ति ने पत्नी की मृत्यु होने पर दूसरा विवाह किया है, तो इससे पहले जो उसका पुत्र था वो उसका संरक्षक उसके पिता ही होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तलाक होने की स्थिति में जिसको संरक्षक नियुक्त किया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो संरक्षक होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन किस प्रकार का कानूनी माना गया है? तो विधि का शासन सर्वोच्च कानूनी माना गया है, यानी कि आपका विधि का शासन ही सर्वोच्चतम स्तर पर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? सुना अनसुना कर देंगे, जबकि ऐसा आप नहीं करना है, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना है। तो ये आप नहीं करेंगे। अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप तुरंत फ़ोन कर पुलिस को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गया, थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? थाने के बाहर बैठकर धरना देना चाहिए, जबकि ऐसा वो तुरंत नहीं कर सकता है। अगर थाना प्रभारी ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी है तो आप तुरंत ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजें। समाचार पत्रों में पुलिस की निष्क्रियता का समाचार प्रकाशित कराएं। उच्च पुलिस अधिकारियों को थानेदार की लिखित शिकायत भेजें। कई लोग इसमें सोचेंगे कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आपको तुरंत ये काम नहीं करना है। आपको ये काम सबसे लास्ट में करना है। पहले आपको क्या करना है कि रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेज देना है। डाक द्वारा भेजने पे आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि मैंने उनको पुलिस शिकायत भेजी है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही आप एसपी के पास जाएंगे और कहेंगे कि वो मेरी शिकायत नहीं लिख रहे हैं, तो एसपी कहेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने शिकायत नहीं लिखा। तो आप क्या करेंगे कि इसको दिखा देंगे कि मैंने पोस्ट ऑफिस से भेजा था लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है। यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तब आप देखते हैं कि यदि साइकिल सवार व्यक्ति और एक कार के साथ टक्कर हो जाती है, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए कि आप सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाएं, बिना कुछ करे। पहले आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, उसके बाद पुलिस को सूचित करेंगे। ठीक है,
फिर पुलिस आपके साइकिल सवार के पते को खोजेगी, ये नहीं कि आप ही वहां पे पुलिस बनने लगे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। जनहित का क्या तात्पर्य है, जनहित का तात्पर्य है जनता के हित में, और जनता का क्या तात्पर्य है, सार्वजनिक हित। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार के लिए नहीं है? तो पैरोल यानी कि अंतिम जमानत बिल्कुल अपराधियों के सुधार के लिए है। प्राचीर विहीन बंदी गृह ये भी सुधार के लिए है। रिमांड होम, परिवीक्षण, रिमांड होम बच्चों के जेल के लिए होता है, इसलिए ये अपराधियों की जेल के लिए नहीं है। बच्चों को अगर जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे कोई गुनाह करते हैं तो उनको रिमांड होम पे भेजा जाता है। ठीक है, तो रिमांड होम यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये उसके सुधार के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, 109 क्वेश्चन का क्या है, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैफ्ट आपके क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है, टैफ्ट। एक विवाहिता को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि वह उसका पिता कंगाल है, जो आज तक एक मोटरसाइकिल व कलर टीवी दहेज में नहीं दे सका है। निम्नलिखित में से यह कौन सा अपराध है? तो कलर टीवी दहेज में नहीं दे सकता है, यह आपका दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 का अपराध नहीं है। ये आपके धारा 498(1) भारतीय दंड विधान का अपराध है, और इसी में आपका अपराध तय होगा। दहेज निषेध अधिनियम धारा तो एक कानून है कि आपको दहेज नहीं लेना है। ठीक है, अपराध आपका कौन सा होगा, धारा 498(a) का होगा, जिसमें अगर किसी भी कोई भी ससुराल वाले अपनी वाइफ को, पति अपनी वाइफ को परेशान करता है तो धारा 498(a) भारतीय दंड विधान का यही लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन है। एक कीड़ा सीधी लाइन में चल रहा है, वह प्रति मिनट 15 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, प्रति 15 सेंटीमीटर के बाद वह 2.5 सेंटीमीटर वापस आता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब 1 मिनट में कोई कीड़ा गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन फिर 2.5 सेंटीमीटर वापस भी आ गया। तो दरअसल वो चल कितना रहा है, वो 1 मिनट में 15 माइनस 2.5 चल रहा है, क्योंकि 2.5 तो माइनस हो जाएगा, यानी कि वो 12.5 मीटर चल रहा है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर चल रहा है। अब देखो, अगर आप इसको कॉपी पेन लेके करने बैठेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये देखना है कि आपको कितने मीटर चलना है, 1 मीटर की दूरी तय करनी है, यानी कि 100 सेंटीमीटर चलना है। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर चलता है और 1 मिनट में वो 12.5 सेंटीमीटर चलता है, तो 1 मिनट में अगर वो 12.5 सेंटीमीटर चलता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना टाइम लगेगा? तो लगभग आपका 7 मिनट तो इधर लगेगा, 12 सत्ते 84, यानी कि 7 मिनट इधर लगेगा, लेकिन 7 मिनट चलने के बाद भी ये 100 सेंटीमीटर को पूरा नहीं कर पाएगा, और 10 मिनट में तो ये 125 सेंटीमीटर चल जाएगा, यानी कि 10 मिनट इसका आंसर होगा नहीं, और 7 मिनट में भी ये 100 सेंटीमीटर को पूरा कर नहीं पाएगा, इसलिए 7 मिनट भी इसका आंसर नहीं होगा। अब 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 12 मिनट भी इसका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा 7 मिनट 50 सेकंड। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जबकि ये बेवकूफ़ी भरा काम होगा। आपके पास पेपर में इतना सारे समय नहीं रहता है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, 7 मिनट में ये इससे कम चलता है और 10 मिनट में इससे ज़्यादा चल लेता है, यानी कि 7 से 10 मिनट के बीच में वो चलना है, और एक ही ऑप्शन है 7 से 10 मिनट के बीच में, 7 मिनट 50 सेकंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 112वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी डी आई, यानी कि बी और सी किस में चेंज हो रहा है, डी और आई में। अब हम देखेंगे कि ये किस में चेंज होता है। बी से डी जाने में कितना चला है, वो +1 चला है, लेकिन ये चीज सी से आई पे नहीं लग रही है। देखिए, बी का बी अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज में अभी मैंने बताया था इजोटी वाले, तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, और सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, और आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 2 का स्क्वायर हो गया है 4, और 3 का स्क्वायर हो गया है 9, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके दोनों के आगे लिख दिया जाता है। तो हम यहां भी वही करेंगे, डी और ई। तो डी कितने पे आता है, 4 पे, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 4 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 16, और 16 पे क्या आता है, पी आता है आपका, 15 16, ओ के बाद क्या आता है, पी। और
ई कितने पे आता है 5 पे, और अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 पे जो आता है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो 25 पे कौन आता है, वाई आता है। तो पी और वाई आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। आप डायरेक्ट पी देखकर भी लगा सकते थे क्योंकि पहले पी आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको वाई गिनने की जरूरत ही नहीं थी, डी से पी पे जाते, बस ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। दो जहाज एक बंदरगाह से निकलते हैं। ठीक, यहां से मान लीजिए आपका दो जहाज निकलते हैं। जहाज ए दक्षिण की तरफ 50 मील पर दूर पे जाता है, यानी कि आपको सबको मालूम होगा कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो नीचे की ओर कौन जा रहा है, ए जा रहा है। कितने मील पे, 50 मील की दूरी पर जाता है। ये आता है आपका 50 मील की दूरी पे। फिर वह दाहिनी तरफ मुड़ता है और आगे 60 मील की दूरी तय करता है। अगर आप इस तरफ खड़े होकर देखेंगे तो आपका दाहिना इस तरफ आएगा और इस तरफ वो कितना जा रहा है, 60 मील की दूरी से जा रहा है। ठीक है, जहाज ए इस पॉइंट से चला था और इसी पॉइंट से जहाज बी चलता है किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा किधर पड़ती है, इस तरफ पड़ती है। यह है पश्चिम और यह है आपका पूर्व दिशा। ठीक है, पश्चिम दिशा में जाता है आपका जहाज बी, कितना, 105 मील की। अगर ये 60 मील है तो इससे लंबा 105 मील होगा, यानी कि यहाँ तक लगभग हो जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका 105 मील की दूरी। फिर वह बाएं मुड़ता है और आगे 50 मील की दूरी तय करता है। जब वह बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा और ये इस तरफ 50 मील की दूरी तय करेगा। जितना 50 ये है उतना ही 50 ये भी रहेगा। ठीक है, तो इधर वो 50 मील की दूरी तय की उसने। फिर वो कह रहा है कि फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। पश्चिम यानी कि इस साइड आपका जिस तरफ तीर जा रहा है, तो वो फिर से इस साइड मुड़ जाता है। ठीक है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह कह रहा है 45 किलोमीटर दूर तक जाता है। जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है, जहाज ए आपका यहाँ पे है। ठीक, और जहाज बी आपका कितने पे है, यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 45। और हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, ये यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखिए ये अगर पूरा 105 है और इसमें से वो 60 चल चुका है ना, यानी कि 105 ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक और इसमें से वो 60 चल चुका है, तो आपका बचा कितना, ये 45 ही तो बचा। अगर वो 60 चल चुका है तो बाकी इतना कितना बचा, ये भी 45 बचा, और 45 ये और 45 ये, 45 कितना होता है टोटल, 90। ठीक, तो थोड़ा टोटल 90 मील की दूरी है ए से बी के बीच में। कितनी है, 90 मील की दूरी है। ठीक, और किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है, तो बी अगर इस दिशा में है तो इसके संबंध में जहाज ए कहाँ है, इसके संबंध में जहाज इस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में। अगर बी इधर खड़ा है और ए इधर खड़ा है यानी कि वो पूर्व दिशा में है। आप सभी को मालूम होगा इधर वाली दिशा किस ओर होती है, पूर्व दिशा होती है। तो 90 मील पूर्व दिशा की ओर। फिर से मैं बताऊंगा, अगर आपका ये पूरा 105 है, ठीक, और वो कह रहा है कि आधा आपका 60 है, ठीक, आधा आपका 60 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 105 माइनस 60 होगा। 105 माइनस 50 यानी कि बचा हुआ कितना है, 45। तो बचा हुआ ये वाला 45 होगा क्योंकि इसी के बराबर है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में से आधा 60 हो गया तो बचा हुआ कितना हो गया, 45। और ये कह रहा है कि इतना 45 था ही, जैसा मैंने अभी बना के बताया। तो 45 और 45 90 हो जाएगा। और बी के सापेक्ष ए बताना है। अगर ए के सापेक्ष बी बताना होता तो पश्चिम दिशा में रहता, बी के सापेक्ष ए बताना है, इसलिए ये किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, तो 90 मील पूर्व दिशा में, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से पीछे करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, इसलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि ZIP को 198 लिखा गया है। ठीक है, 198 लिखा गया है और ZAP को 246 लिखा गया है। अब ये किया कैसे गया है, ZIP को, ठीक, तो सबको मालूम है कि Z क्या होता है, लास्ट से पहला है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिया गया है, लास्ट से दूसरा लेते हैं। देखिए आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको छोड़ने ही रहेंगे। उसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका टाइम पूरा चला जाएगा और आपको दिमाग लगे नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही जैसे कि इस बार के पेपर में यूपी पुलिस में पूछा गया था एक पासा वाला क्वेश्चन 17 के सेकंड शिफ्ट।
ठीक, तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको छोड़ ही देने हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कोशिश नहीं करनी। इसमें किया क्या गया है कि जैसे हम ए बी सी डी को 1 2 3 4 में लिखते हैं, वैसे ही इन्होंने जेड को लिखा है, जेड फिर वाई, तो जेड को इन्होंने लिया है 2, वाई को लिया है 3, ऐसे ऐसे करते करते ए को इन्होंने क्या लिया है 27 लिया है। ठीक, तो इन्होंने अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखा है। अब जब अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखेंगे तो मैं क्वेश्चन तो बता दे रहा हूँ, वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अलग से आप सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग वाले हैं तो आपको समझ में आएगा कि जेड को इन्होंने लिया है 2। ठीक, इसी तरीके से आई उल्टे में आएगा 18 पे, लेकिन इन्होंने लिया है, क्योंकि इसको हम उल्टा लिख रहे हैं इसलिए 19 पे आएगा आई। और जो पी आपका लिया गया है, पी आएगा वैसे तो 11 में, और लेकिन उल्टे पे लिखेंगे तो ये 12 में आएगा। तो 2 19 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 33 आएगा, और 33 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 198 आएगा। तो मल्टीप्लाई हम किसका कर रहे हैं, 6 का कर रहे हैं, और ले कैसा रहे हैं, उल्टा रहे हैं। इसी तरीके से जब जेड को फिर से लिया है क्या 2, और ए को कितना लिया है 27, अभी मैंने बताया था ए को कितना लिया है 27 लिया है, और पी को कैसा लिया है 12 लिया है। जब आप उल्टा लिखेंगे जेड को 2 लेंगे और वाई को 3 लेंगे, ऐसे करते बी को 26 लेंगे, ए को 27 लिखेंगे, तब आपका ये निकल के आएगा। तो पी को कितना लिया है 12 लिया है, और इन तीनों को टोटल ऐड करेंगे तो आपका आएगा 41, और इस 41 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका आएगा 246। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि उल्टा जेड को 2 से शुरू किया है और उल्टा लिखते गए हैं ए को 27 तक। तो इसी तरीके से वी आई पी को जब हम लिखेंगे, इस वी आई पी को, तो वी को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं इसलिए v को लिखेंगे 6, i को लिखेंगे 19, और p को लिखेंगे 12। p को अभी हमने 12 लिखा था। इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 37 ऐड करने पे आएगा, ऐड करने पे आएगा, हाँ 37, और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42, 2 किसके लास्ट में है, ऑप्शन बी के लास्ट में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ के आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक ही पंक्ति में बैठे हैं, किसकी ओर मुंह करके, पश्चिम की ओर मुंह करके। टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ए तथा बी एक साथ बैठे हैं, सी दक्षिणी छोर पे बैठा है, दक्षिणी छोर यानी कि उत्तर, और सबसे नीचे क्या है, दक्षिणी छोर। यहाँ पे कौन बैठा है, सबसे नीचे सी बैठा हुआ है। ठीक, और डी उत्तरी छोर पर बैठा है, यानी कि डी सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ई बी तथा सी का पड़ोसी है। अब बी और सी का दोनों का पड़ोसी होने के लिए ये जरूरी है कि ई को बीच में रखा जाए और बी को यहाँ पे रखा जाए, तभी तो ये ई और बी और सी का पड़ोसी होगा। और सबसे पहली लाइन में क्या कहा गया कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, यानी कि ए को यहाँ पे बैठाया जाएगा, तभी ए और बी एक साथ बैठेंगे। ठीक, दक्षिणी छोर से दूसरा कौन बैठा है, तो दक्षिणी छोर यानी कि नीचे से गिनना चालू करेंगे तो पहला और दूसरा कौन बैठा है, आपका ई बैठा हुआ है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। वैसे तो सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे गोला बना के करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेथड सभी को मालूम होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पूरा पश्चिम पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और लाइन से बैठे हुए हैं, इसलिए इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें वैसे तो कोई ट्रिक नहीं होती है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना आप बैठ के यहाँ पे ट्रिक लगाते रहेंगे कि स्क्वायर कहाँ बनना है, क्यूब कहाँ बनना है, प्लस माइनस कहाँ पे हो रहा है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कहाँ पे स्क्वायर बनना है, कहीं पे स्क्वायर नहीं बनना है, क्यूब वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, गैप वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है कि किसके बीच में कितना गैप है। तो इसमें एक जनरल सा पर्सपेक्टिव लगाना है, ये देखना है कि गैप किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि ये 18 है तो ये 60 किस तरीके से हो रहा है। तो अगर हम 18 का टेबल पढ़ें तो आपको लगेगा कि लगभग 3 टाइम्स टेबल पढ़ के फिर उसमें कुछ ऐड किया गया है तो 60 हो रहा है। पहले बाद में देखेंगे कि क्या ऐड किया गया, पहले हम यही चीज़ देख लें कि लगभग सब 3 के आसपास वाले आ रहे हैं। तो जैसे 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, यानी कि 186 उसके पास में आ रहा है। 186 को 3 से अगर मल्टीप्लाई तो 18 तिया 54, ये भी उसके पास आ रहा है। और 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 तिया 15, ये भी उसके पास आ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 तिया 54, और 54 में जब हम 6 ऐड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब फिर से हम 60 में 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और फिर से 6 ऐड कर देंगे, यानी कि ये दोनों इसमें काम हो रहा है, यही काम इसमें भी होगा।
186 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 564 आएगा। 564 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो आपका 1698 आएगा। इसी 1698 में हम फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 5100। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये दिमाग अगर आप वहां पे लगा ले गए कि 18 तिया 54 और 54 के आसपास ये आ रहा है और 60 तिया 180 तो 180 के आसपास ये आ रहा है, यानी कि कुछ गुणा करके कुछ जोड़ा गया है। अगर आप ये दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है कि गुणा करके जोड़ा जाए या फिर गुणा करके घटाया जाए या फिर गुणा करके फिर वो भाग करके जोड़ा जाए और भाग करके घटाया जाए, ये वाला फॉर्मूला आपके लगा है। या फिर आपका स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक होता है कि स्क्वायर के गैप पे है, स्क्वायर करके कुछ जोड़ा गया है या स्क्वायर करके कुछ घटाया गया है, या फिर क्यूब करके कुछ जोड़ा गया है और क्यूब करके कुछ घटाया गया है। ये सारे फॉर्मूले आपके इस तरह के रीजनिंग में लगते हैं अल्फाबेटिकल वाले सीरीज में, मतलब नंबर सीरीज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ का है, अगर आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे क्लास 10th में तो ये उसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन है। करण और उसके पिता की आयु में इस समय 35 वर्ष का अंतर है। तो जैसे मान लेते हैं कि पिता यानी कि फादर की आयु, ये फादर की आयु है और ये करण की आयु है, इनके बीच में अंतर कितना है? 35 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, अब जब भी अभी अगर फादर की आयु यफ है तो 5 वर्ष बाद फादर की आयु क्या होगी? यफ प्लस 5 होगी, ठीक। और करण की आयु कितनी होगी? के प्लस 5 होगी। और वो कह रहे हैं कि उनकी आयु का योग 125 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 125 के बराबर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 ऐड हो जाएगा तो यफ प्लस के, और ऐड होके 5 और 5 जब उधर चला जाएगा तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस होके 125 में से 10 अगर माइनस हो जाएगा तो 115 बना देगा। अब देखिए आपका पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, यहाँ से सॉल्व करके आप अभी की आयु निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, f माइनस के 35 है और f प्लस के 115 है, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, f माइनस के बराबर 35 और f प्लस के बराबर 115। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। आपका आएगा 2f, यानी कि फादर की दो आयु, f को हम फादर मानना है, और जब इसको ऐड कर देंगे तो 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 और 1 2, 250 आएगा। ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 250 को किससे हम भाग कर देंगे? 1 सेकंड, मैं ये क्वेश्चन आपको इधर व्हाइट पेज पे समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि फादर और करण की आयु के अंतर कितना है? 35 है। फिर हमने क्या निकालना कि फादर, अब देखो जैसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद फादर कितने होंगे? एफ प्लस 5 के होंगे, और करण कितना होगा? के प्लस 5 का होगा, और इन दोनों का योग को कह रहा है कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अभी मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? एफ प्लस के प्लस 10, 5 और 5 ऐड हो जाएगा, ये उधर कितना है? 125 में, और ये 10 उधर चला जाएगा तो f प्लस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 में से 10 चला जाएगा 115 आ जाएगी। इसी f प्लस के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, f प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई है? 115, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को, हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, हमारे पास कितनी इक्वेशंस आई हैं? दो इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें k को कट करना है, एक बार k माइनस में है एक बार k प्लस में है, हमें इन दोनों k को अगर कट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड होते ही ये विपरीत चिन्ह वाले कट हो जाएंगे, और जो समान चिन्ह के हैं यानी कि ये f ऐड होकर 2f बन जाएगा, और इधर 35 और 115 ऐड होके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 5 10 के 0, 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 150, ठीक है। अभी क्या गलती हुई थी कि हमने 250 लिख दिया था। अब ये इधर 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, उधर क्या जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 150 बटे 2, यानी कि फादर की अभी की आयु कितनी निकल के आ गई? इसको जब काटेंगे तो ये आएगी 75। फादर की अभी की आयु f की वैल्यू 75 आ गई है। तो अगर f की वैल्यू 75 आई है और दोनों के अंतर 35 है, तो f 75 में से अगर हम 35 को माइनस कर दें
तो 75 में से 35 को माइनस कर देंगे तो आपकी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, के की वैल्यू निकल के आएगी। और के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 40 निकल के आएगी। ठीक है, तो के की अभी की वैल्यू कितनी है, 40 है, और एफ की अभी की वैल्यू कितनी है, 75 है। ठीक है, एफ की अभी की वैल्यू 75 है और के की अभी की वैल्यू 40 है। अब वो कह रहा है कि के अगर अभी 40 साल का है तो 12 साल बाद वो कितने साल का होगा, भाई 12 साल बाद यानी कि 40 + 12 का हो जाएगा, और 40 + 12 यानी कि 52 का हो जाएगा। ठीक, 40 + 12 12 52 का हो जाएगा। और एफ अगर फादर अभी 75 साल के हैं तो 12 साल बाद वो कितने के हो जाएंगे, 87 साल के। तो फादर 12 साल बाद 87 के हो जाएंगे और ये 12 साल बाद कितने हो जाएंगे, 52 के हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे दिया हुआ था कि अंतर 35 वर्ष का है, तो फादर और करण दोनों को एफ और के मान लिया। फादर और करण की आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो हमने अंतर कर दिया है इन दोनों का माइनस और 35 के बराबर कर दिया है। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 125 हो जाएगा। तो फादर की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, एफ + 5, और करण की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, के + 5। इसको 125 के बराबर कर दिया है। इसको सॉल्व करके हमने एफ और के की वैल्यू निकाली है। एफ + के बराबर 115 निकाला है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हुई हैं। ठीक है, जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बेस पे हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है कि एफ की वैल्यू आ गई है 75 और के की वैल्यू आ गई है 75 में से 35 घटा देंगे तो 40। 35 क्यों घटाया है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 35 है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और कहा जा रहा है कि आपके और भाई के पैसों के बीच का अंतर 75 है। तो अगर आपके पास 100 रुपये है, वो अगर 100 रुपये दोनों को दिए गए हैं और आपके पास 75 रुपये हैं तो उसके पास 25 रुपये बचेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर एक एफ की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, एफ - के बराबर 75 लिखा हुआ है आपका, एफ - के बराबर 35 लिखा हुआ है और एफ की वैल्यू हम 75 निकाल चुके हैं। तो के की वैल्यू निकालनी, एफ की वैल्यू 75 रख देंगे, उधर 35 है तो के उधर चला जाएगा तो 75 - 35 बराबर के हो जाएगा। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, 40 साल। अब इस के की वैल्यू में हम 12 जोड़ देंगे क्योंकि 12 साल का बाद निकालना है तो 52, और एफ की वैल्यू में 12 जोड़ देंगे क्योंकि 12 साल बाद पिता के निकालना है इसलिए 87 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 0 से 9 तक अंकों में से समीकरण x02 गुणे y09 15,678 में रिक्त अंक कौन से हैं? यानी कि यहाँ पे कोई एक अंक रखना है और यहाँ पे कोई एक अंक रखा है। तो हम ऑप्शन से जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि x बराबर 4 या 3 रखें, x की वैल्यू 4 रखें, y की वैल्यू 3 रखें, यानी कि 4 या 3 रखें या फिर 5 या 4 रखें, क्योंकि दोनों में ऐसे आ रहा है। तो देखो, अगर आप 5 या 4 रखेंगे तो आप जब गुणा करेंगे तो आपकी इकाई जो सबसे लास्ट का आएगा वो 5 × 4 कितना आएगा, 20, यानी कि 2 के करीब में आएगा। जबकि 2 ज़्यादा हो जाएगा, ये कितने में आ रहा है, अगर 20 भी आ रहा है तो 20 ज़्यादा हो जाएगा, ये 15 ही आ रहा है, यानी कि 5 और 4 वाला कॉम्बिनेशन तो हम रखेंगे नहीं। तो हम क्या रख सकते हैं भाई, 3 या 4 या 4 या 3 वाला कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं। तो दोनों को ऑप्शन से जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 रख देंगे, यानी कि 402, 400, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 402, और वाई की जगह पे क्या रख देंगे 39, 3 रख देंगे 39। अब देखिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15,678 आएगा। अगर हम यहाँ पे x को 3 रखें और y को 4 रखें तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से जाने में सबसे ज़्यादा आसान पड़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि नंबरिंग का क्वेश्चन है कि नंबरिंग किस तरीके से की गई है कि आपको दिखाना है। देखिए, 2 से हुआ है 7, फिर 7 से हुआ है 10, 10 से हुआ है 22, 22 से हुआ है 18, 18 से 27, 37, फिर 26। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें 2 से 10 के बीच में गया है, क्योंकि 2 से 7, फिर 7 से 10, फिर 10 से 22, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। 2 से 10, 10 से 18 और 18 से 36, 7 से 22, 22 से 37, यानी कि 37 के बाद जो आने वाला होगा वो आपका होगा। 2 से 10 के बीच में कितना गैप है, 8 का गैप है। 10 से 18 के बीच में कितना का गैप है, 8 का गैप है। और 18 से 26 के बीच में भी कितना गैप है, 8 का गैप है। ठीक, 7 से 22 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है।
फिर 22 से 37 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। फिर 37 के बाद 15 का गैप करके आपके इस जगह पे आपका नंबर आना चाहिए। तो 37 के बाद 15 का गैप करेंगे तो आपका कितना आएगा, 37 में 15 जोड़ेंगे तो 52 आएगा। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा, 52 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, 2 से 10 के बीच में 8 का गैप है, 10 से 18 के बीच में 8 का गैप है, 18 से 26 के बीच में 8 का गैप है, तीनों में 8-8 का गैप आ रहा है। 7 से 22 के बीच में 15 का गैप है, 22 से 37 के बीच में 15 का गैप है, तो 37 एक छोड़ के ये वाला अंक आएगा, तो 37 के बाद 15 का गैप करके 52 आएगा और यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आया भी था आपके पेपर में। दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या फुहारा है। कितने जल, यानी कि जल वाला वो देखना है जो या तो नल है या फुहारा है। ठीक, अब जितने जल या तो नल है या फुहारा है, तो ये वाला जल है जो कि नल है और ये वाला ऐसा जल है जो कि फुहारा है। ठीक, फिर से ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने आपको सही बताया तो देखिए, ये 43 जो जल है वो नल भी है और जल भी है। तो जल या तो नल है, नल वाले कितने हो गए, या तो नल है तो 43 और या तो फुहारा है, ये कितने हैं 68। तो 43 और 68 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 111। ठीक, तो 111 या तो जल है, नल है या तो फुहारा है। अब अगर इसमें ये पूछा होता कि कौन से ऐसे जल हैं जो कि नल हैं, तो केवल 43 हो जाता क्योंकि केवल नल है। और आपका पूछा, अगर आपका ये पूछा गया था कि कौन से जल ऐसे हैं जो ना तो नल है और ना ही फुहारा है, तो 57 आपका हो जाएगा, जो ना तो नल में है ना तो फुहारा में, केवल जल में आता है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ऑप्शन बी 111 आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि बीते हुए कल से पहले, ये है आज, ये है कल और ये है उससे पहले, पहले वाला दिन रविवार था, ये कौन सा दिन है, रविवार है। तो आने वाले कल, यानी कि आने वाला कल ये हुआ, से अगले दिन का अगला दिन ये हुआ, से तीसरे दिन, पहला दूसरा और तीसरा दिन ये हुआ। ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब अगर ये रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये फिर कौन सा होगा, ये फिर से रविवार होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये फिर से आपका रविवार होगा। ऐसे करके आप गिन सकते हैं। वैसे कैलेंडर का एक ट्रिक भी होता है कि ऐसे ऐसे करके ऐड कीजिए, बट मैं सही बता रहा हूँ, पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपके पास ट्रिक काम नहीं आएंगे। आप कितना भी ट्रिक लगा के सॉल्व भी कर लें, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो आप यही बना के जरूर देखेंगे कि कैलेंडर ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस और माइनस को, 8 और 7 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी पद संहति सही होगी। तो ये क्या करते हैं कि इसमें सारे ऑप्शंस आपको कलेक्ट करके देखने होंगे कि आपका कौन सा सही आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ए को देखेंगे हम। क्या करेंगे, प्लस और माइनस को बदलना है और 8 और 7 को बदलना है। तो जहाँ 8 लिखा हुआ है वहाँ 7 कर देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। तो पहले वाले को देखेंगे और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, तो 3 × 5। अब क्या करेंगे, 5 × 15 माइनस 7 7 14 1 15, 15 माइनस 15 तो 0 हो जाता है, यानी कि ए वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब हम बी को सही करेंगे तो ये 6, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, 8 को क्या बना देंगे 7 बना देंगे, ये इंटू 2 हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे और 7 को क्या बना देंगे 8 बना देंगे। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 14 प्लस 8। अब 14 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा 8 माइनस 8 और प्लस 8, माइनस 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 0, और इसका बराबर 0 आ भी रहा है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पे ही हमको आंसर मिल गया, इसलिए हम बाकी चेक नहीं करेंगे क्योंकि बाकी गलत ही होगा। एक से ज़्यादा आंसर आपके उसके पेपर के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। असंगत पहचानना है, असंगत युग्म को पहचानिए। मिस्र काहिरा, इटली रोम, ग्रीस एथेंस, इराक दिनार। अब इसमें देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि मिस्र की राजधानी है काहिरा। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि काहिरा कोई किसी सिटी का नाम है, रोम भी एक सिटी का नाम है, एथेंस भी एक सिटी का नाम है, जबकि दिनार कोई सिटी थोड़ी है, दिनार तो एक करेंसी है। इराक की करेंसी है दिनार, इराक की राजधानी नहीं है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, इटली की राजधानी है रोम और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ठीक, लेकिन इराक की राजधानी नहीं है, इराक की करेंसी है दिनार, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि असंगत युग्म इसी में है। अब इसमें आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन से अंक आएंगे।
3.5 से 15 हो रहा है, फिर 15 से 13 34.5 हो रहा है, फिर 34.5 से 62 हो रहा है। अब इसमें जो नंबर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको गैपिंग के उससे देखेंगे कि 3.5 से 15 जाने में कितना आएगा, फिर 15 से 34.5 जाने में कितना आएगा, फिर 34.5 से 62 जाने में कितना आएगा। तो 3.5 से 15 जाने में आएगा लगभग आपका 11.5। ठीक, 15 से 34.5 जाने में भी कितना आएगा, ये तो अलग आ रहा है, तो चलिए हम लिख लेते हैं 19.5 आएगा। फिर 34.5 से 62 जाने में कितना आएगा, ये आपका आएगा लगभग 27.5। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि इस डिफरेंस से नहीं आया तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि 11.5 से 19.5 तक का कितना डिफरेंस है, यानी कि +8 किया गया है। 19.5 से 27.5 के बीच में कितना किया गया है, +8 किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 27.5 में +8 करेंगे। 27.5 में जब हम +8 करेंगे तो आपका आएगा लगभग ये आएगा 35.5, यानी कि यहाँ पे 35.5 का गैप होना चाहिए। 62 के बाद आपका 35.5 का गैप होना चाहिए। तो 62 में 35.5 जब हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 97.5। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35.5 में हमने ऐड किया, यहाँ पे 62 में 35.5 जब ऐड करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 97.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अर्थशास्त्र से संबंधित है एडम स्मिथ, तो संस्कृत से कौन संबंधित है, पाणिनि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत के प्रकांड विद्वान है पाणिनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7:20 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घड़ी की सुइयों के मध्य जितने भी डिग्री का कोण बनता है तो इसमें क्या करते हैं कि आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और मिनट वाली सुई को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से, और इन दोनों के बीच के अंतर को 2 से भाग कर देते हैं। तो आवर यानी कि 7 बजने पे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 छंग 42, 420। और मिनट वाली सुई को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट वाली सुई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 220, और इसको भाग कर देंगे 20 से। तो 420 में से 220 गए तो कितना बचा, 200 बचा, और इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो 100, और यही आपका डिग्री में आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जब भी दो सुइयों के मध्य हमको कोण निकालना हो तो कौन सा याद रखेंगे कि 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट वाली सुई अपॉन 2। 60 से भाग करेंगे आवर वाली सुई को यानी कि 7 को, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट वाली सुई यानी कि 20 को। उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। जब भी हमको आयत काउंट करना होगा तब आप एक बात ध्यान से सुनेंगे और इस बात को ध्यान से याद रखेंगे कि जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते हैं। इसलिए जब भी हम आयत काउंट करते हैं तो आप सोचेंगे कि ये वाला जो डिब्बा है ये तो आयत है नहीं, ये तो वर्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको भी काउंट करेंगे कि ये आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि एक फलक वाले आयत टोटल कितने हैं। ठीक है, एक फलक वाले आयत आपका इसमें हम गिन लेंगे। तो एक फलक वाले आयत आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक फलक वाले आयत आपके कितने आए, 8 आए। एक फलक वाले जिसमें एक एक आयत बनने हैं। ठीक है, तो हम ये तीर आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आपके एक फलक वाले आयत हैं। अब आप कितने फलक वाले आयत गिनेंगे, अब आप दो फलक वाले आयत गिनेंगे जिसमें दो दो मिला के आयत बने हैं। तो एक ये, ठीक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। तो दो फलक वाले आयत कितने आ गए, 5 आ गए आपके। ठीक, अब इसी को आप ध्यान से देखिएगा। देखो अब हम कितने फलक वाले गिनेंगे, ये एक फलक वाले हो गए, ये दो फलक वाले हो गए। अब हम कितने गिनेंगे, 3 फलक वाले। तो 3 फलक वाले में कितने आएंगे, देखो 1, फिर 3 3 फलक लेंगे 2, फिर ये 3 फलक लेंगे यहाँ से 3, और फिर ये 3 फलक लेंगे यहाँ से 4। तो 3 फलक वाले कितने आए, 4 आए। ठीक, अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, 4 फलक वाले आयत देखेंगे। चार फलक वाले आयत कैसे आएंगे,
तो देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 फलक वाला आयत यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम 1 काउंट करेंगे कितने, 4 फलक वाले, और हम इसको सबको ऐड कर लेंगे। तो 4 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, यानी कि टोटल कितने आयत बन रहे हैं आपके, 18। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके कितने आयत बने हैं, 18 बने हैं। सबसे पहले हमने एक फलक वाले गिने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कितने फलक वाले हैं, 1 फलक वाले हैं। फिर हम 2 फलक वाले गिनेंगे, जिसमें 2 आयत मिला के बनना है, जिसमें 2 आकृतियां मिला के आयत बन रही हैं। तो 1, फिर इसमें 2 बन रहे हैं 2, फिर यहाँ से 2 बन रहे हैं 3, फिर यहाँ से बनेंगे 4, और फिर यहाँ से बनेगा 5। तो 5 हमने यहाँ से ली। फिर हम देखेंगे कि 3 3 से कहाँ पे बनना है, तो इन तीनों को मिला के एक आयत बनना है, एक। इन तीनों डिब्बों को मिला के दूसरा आयत बनेगा, और ऊपर से एक डिब्बा छोड़ के नीचे के 3 डिब्बे मिला के दूसरा आयत बनेंगे। 3 ये हो गए, और इन तीनों को मिला के बना है तो 4 ये, और 4 फलक वाला ये केवल एक ही डिब्बा है, तो एक ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने 18 निकाला है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है कि बना के देख लेते हैं कि कौन सी उत्तर आकृति पूरा कर रही है। तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर ये जाएगा यहाँ, और क्या होगा कि गोला एक एक के उसमें रखा है, एक एक छोड़ के, यानी कि एक डिब्बा इधर से छोड़ा फिर इसमें रखा, फिर एक डिब्बा छोड़ा इसमें रखा, इधर से एक डिब्बा छोड़ेंगे इसमें रखेंगे, तो इसमें यहाँ पे आपका रखेंगे। तो ए वाला ऑप्शन आपका नहीं है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही देखिए यहाँ पे बनना है, ये बना है, फिर ये करके यहाँ पे गोला रख दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे गोला इसमें रखा है, जबकि और इसमें गोला कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, इसलिए ये आपके राइट आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दर्शाया गया आरेख भौतिक रसायन और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस क्षेत्र को बताएं जो भौतिकी और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो दर्शाता है, लेकिन रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं दर्शाता है। तो हमको किसको बाहर कर देना है, हमें किसको बाहर कर देना है, रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बाहर कर देना है। ये यहाँ से ये सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, रसायन पढ़ रहे हैं, तो इन लोगों को किसी भी दशा में ऐड नहीं करना है। अब ऐसे विद्यार्थियों को बताना है जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं। तो ये है भौतिकी वाला और ये है गणित वाला, और दोनों के बीच में कौन आ रहा है, टी आ रहा है, जबकि एस और पी दोनों अलग अलग हैं। आप टी एस पी इन सबको ऐड नहीं करेंगे। तो टी वाले ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं और रसायन नहीं पढ़ते हैं। तो टी यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको ऐसे ही बताने थे जो भौतिकी और गणित पढ़ते हों लेकिन रसायन ना पढ़ते हों। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यदि यह मान के चलें कि कथनों में दी गई सभी जानकारी सही है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है कि सभी मुर्गे बकरी हैं, ये मुर्गे हैं अगर, तो ये सभी क्या हैं, बकरी हैं, और सभी मुर्गे बकरी हैं। कुछ बकरी शेर हैं, कुछ बकरी क्या है, शेर है, ये आपका शेर हो गया। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ मुर्गे शेर हैं, जबकि मुर्गे का शेर से कोई भी संबंध नहीं है, तो पहला वाला आपका वो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ शेर बकरी हैं, अगर कुछ बकरी शेर है तो कुछ शेर बकरी भी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है कि केवल बी वाला सही होगा, जबकि ए वाला क्या होगा, गलत होगा। कुछ मुर्गे शेर हैं, तो क्या करता है कि केवल ऑप्शन बी यहाँ पे अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल दूसरा वाला ऑप्शन अनुसरण कर रहा है कि कुछ शेर बकरी हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी था। अगर आपको इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है भाई, कि आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। इसमें देखो, इस छोटे लंबे को इधर बैठा देंगे। पी क्या है, क्यू से छोटा है, यानी कि पी अगर यहाँ है तो क्यू इससे ऊपर होगा, टी से लंबा है यानी कि टी पी से नीचे होगा। यस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो पी से छोटा है यस, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, उससे भी छोटा कोई है। यस पी से छोटा है, पी एफ टी, क्यों यहाँ पे आ गया, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो अंतिम से दूसरा आपका कहाँ पे है। अब बाकी की जरूरत नहीं कि आर सबसे लंबा है, तो आर सबसे लंबा है तो आर को सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक, कितने हो गए, पी क्यू आर एफ टी, सारे हो गए, पी क्यू आर एफ टी। हाँ, ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो अंतिम से दूसरा कौन है, यस है आपका। घटते हुए क्रम में, अगर बढ़ते हुए क्रम में बताया होता तो नीचे से गिनते, तब वो ऊपर से नीचे से दूसरा कौन आता, क्यों आता, लेकिन घटते हुए क्रम में बताया तो यस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है। चलिए, दिए गए संख्या समूह के समान है, यानी कि 2, 6 और 32 दिया गया है। तो सबसे पहले इन दोनों के उससे तीसरे का रिलेशन निकालेंगे। ये कैसे होता है कि लास्ट के दो से पहले का रिलेशन निकालते हैं, पहले के दो से लास्ट का रिलेशन निकालते हैं, आखिरी और पहले के उससे बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2, 6 को कुछ भी करके 32 आ रहा है कि नहीं। तो 6 दूनी 12 नहीं आ रहा है, तो प्लस का माइनस करके देख लेंगे। तो 6 छंग 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर हम माइनस कर दें तो क्या आएगा, 36 में से 4 घटा देंगे 32। हाँ आ रहा है, तो देखेंगे कि ये रिलेशन किसी में लग रहा है कि नहीं। 8 अठाई 64, पहले वाले को देखेंगे, 8 अठाई 64 और 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो 60, यानी कि 60 ये थर्ड नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। बी वाले को देख रहे हैं, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 8 अठाई 64, 24 में से 64 घटा देंगे तो 4 में से 4 गए 0 और 12 में से 6 गई तो बची 6 और 3 में से 1 चला गया तो ये बचा 2, 260, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पे ही हमको मिल गया। कई बार क्या होता है कि पूरा गिनने के बाद भी नहीं मिलता है, तो हमने क्या किया है, 6 का स्क्वायर किया है और उसमें से 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया है, यानी कि लास्ट वाले में, बीच वाले में से पहले वाले को माइनस कर दिया है और वो आपके बी पे सटीक बैठ रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या है, एक टीम की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह ज्ञात करना है कि डॉलर के विपरीत में क्या आएगा, यानी कि ये साइन बने हुए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि डॉलर के विपरीत में क्या आएगा। ठीक, एक सेकेंड। तो अभी मैंने डाइस वाला क्वेश्चन आपको बताया था और ये बताया था कि आपको ये ढूंढ लेना है कि कौन से किस में 2 मिल रहे हैं। जिसमें भी आपको 2 चीज़ें मिल जाएं, ये देखो परसेंटेज, इसमें क्या है परसेंट, हैच और ओ, इसमें क्या है परसेंटेज, हैच और डॉलर। हाँ, तो बस सी और ए में 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। तो सी और ए में जब 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं तो हैच और उसको परसेंटेज को आसपास रखेंगे, यानी कि हैच और परसेंट इसमें से कट गया तो यस के विपरीत में कौन आ गया, ओ आ गया। डॉलर के विपरीत में कौन आ गया, ओ आ गया। मैंने बताया था कि जो 2 चीज़ें कॉमन मिलेंगी वो दोनों चीज़ें कट जाएंगी, फिर जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो डॉलर वाले के विपरीत कौन सा हो गया, ओ हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और निष्कर्ष पे बताने हैं कि सामयिकी नोट्स करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार से नोट्स बनाने चाहिए, ये आपका कथन है। इसमें धारणाएं कौन कौन सी हैं, समाचार पत्रों के बिना सामयिकी विषय यानी कि करंट अफेयर्स की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। देखिए ये धारणा इस कथन में समाहित नहीं है, क्योंकि ऐसा तो इसमें बताया नहीं गया है कि समाचार मतलब सामयिकी विषय की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। उसमें तो नोट्स बनाने को बताया गया है। रोजाना करंट अफेयर्स को नोट्स बनाने से अच्छी से तैयारी से मदद मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका अंतर्निहित है। सिर्फ धारणा 2 अंतर्निहित है। आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, आपको ये बताया गया है कि आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। अब दर्पण ध्यान रखना यहाँ पे रखा गया है, कोई लोग पता चले यहाँ पे रखते हैं। जब दर्पण यहाँ पे रखा गया है तो जिसका ये वाला सिरा सबसे पहले होगा, यानी कि ये पलट के उस तरफ चला जाएगा, तो आप 3D में निकालेंगे कि ये वाला सिरा, ये जो ऐसे है ये ऐसे होगा इस साइड में। ठीक है, और ये जो ये वाली चीज़ है, ये वाला आया है, ये उस साइड में होगा, यानी कि ये वाला इस साइड में होगा। तो ये कहाँ पे आ रहा है, आपका ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक, बाकी सारे ऑप्शंस में नहीं आ रहे हैं। आपके इस वाले ऑप्शन में देखिए ये वाली लाइन है, ये इधर ही इसी के पास रख दी गई है, जबकि ये वाली लाइन सबसे उधर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब बहुत ईजी होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप करेंगे ये कि किसी भी जिस पेपर में आपका पेपर आएगा उसमें ऐसे यही चित्र डायरेक्ट बना लेंगे, फिर उसी को पलट देंगे, पलट करके देखेंगे तो इसका पलटा हुआ दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। यानी कि इसको खूब डार्क पेन से ऐसे ऐसे करके खूब डार्क पेन से बना लेना है, बस इसी के पीछे जो छप जाएगा वही उसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब इजी होता है, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन कठिन है। इसमें लिखा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये करें कि v प्लस यू। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। a प्लस वी प्लस यू। अब v प्लस यू का इसमें क्या मतलब होगा कि v प्लस का क्या मतलब है, बहन है, तो v a प्लस बी का मतलब है कि a b की बहन है, तो v बहन है किसकी, u की। इसको नीचे से बनाएंगे वरना ये कटे बनेगा नहीं।
V किसकी बहन है, U की। ठीक है, U इंटू क्यू, इंटू का क्या मतलब है, A B का भाई है, यानी कि U भाई है किसका, Q का, साथ में आएगा। समान रिश्ते वाले समान एक लाइन में आते हैं, बड़े वाले ऊपर जाते हैं, नीचे वाले नीचे जाते हैं, जो रिश्ते में बड़े हैं वो ऊपर जाएंगे। Q माइनस टी, माइनस का क्या मतलब है कि A B की पुत्री है, Q किसकी पुत्री है, T की पुत्री है, तो Q T की पुत्री है, तो T कहाँ बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा। ठीक है, फिर T भागे R, T भागे R B का पति है, यानी कि R और T के बीच में किसका रिलेशन है, पति पत्नी का, तो T भागे R, R इसका पति है, R प्लस P, R प्लस का क्या मतलब है, B की बहन है, यानी कि R बहन है किसकी, P की, ये उसका भाई हो गया। P इंटू यस, इंटू का क्या मतलब है, A B का भाई है, इंटू यस यानी कि यस का भाई है P, तो P V से किस प्रकार संबंधित है, P जो है वो आपके V से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो P की बहन कौन है, R, ठीक है, और R का ही तो लड़का है V, भाई R और T पति पत्नी है, तो R का लड़का है V, तो P अगर भाई है और R उसकी बहन है, तो ये किस प्रकार संबंधित आएगा कि P V का मामा है, क्या है, मामा है, क्योंकि बहन का लड़का क्या होता है, मामा होता है, तो R और P की बहन है और R का लड़का है V, और तो V क्या हुआ, वो V क्या हुआ, उसका बहन का लड़का हुआ, तो बहन का लड़का क्या कहलाता है, मामा ही कहलाएंगे, बहन का लड़का आपको क्या बोलेगा, मामा बोलेगा, तो P का V से क्या संबंध है, मामा का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम चौथे स्थान पे आएगा, कौन सा शब्द अनुक्रम में चौथे स्थान पे आएगा, तो सबसे पहले स्थान पे कौन आएगा, WEA, WEA, WEI, इन दोनों में से कोई एक, ए के बाद क्या है V, ए के बाद क्या है T, यानी कि दूसरा वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद चौथा वाला आएगा, WEAVER। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, डबल ई वाला आएगा, क्योंकि ये डबल ई यहाँ पे कौन आ गया है, आई आ गया है, और आई ई के बाद होता है, तो 2 4 1, और फिर थर्ड नंबर पे कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, थर्ड। ठीक, चौथे स्थान पे यहाँ पे आने की बात की गई है, तो चौथे स्थान पे, एक सेकंड, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और है, हाँ अभी हम देखेंगे इसमें। पहले पे जो हमने उसको बनाया था वो शायद गलत हो गया होगा, गलत नहीं हुआ है, सब में ए है, तो पहले पे कौन आएगा, 2 आएगा, दूसरा वाला, और फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथा वाला आएगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा, वीकली, यानी कि थर्ड नंबर पे वीकली वाला आएगा, पहला वाला, और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा, वियर्ड। एक सेकंड, देखो दूसरे नंबर सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरे नंबर का यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर वाला आएगा, यानी कि वेदर, फिर उसके बाद कौन आएगा, वियवर आएगा, यानी कि चौथे नंबर वाला, फिर उसके बाद कौन आएगा, वीकली, यानी कि पहले नंबर वाला। ठीक है, और फिर चौथे पे कौन आएगा, आप देखेंगे वियर्ड, WEI, तो WEI इन दोनों में मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे आर पहले आता है कि जी पहले आता है, तो सबसे पहले जी आता है, आर उसके बाद में आता है, तो चौथे नंबर पे आपका पांचवा आएगा, पांचवे वाला अक्षर, और चौथे नंबर पे कौन आएगा यही हमको बताना था, तो बस वेट हमको चौथे नंबर पे मिल गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथे नंबर पे पांचवा वाला अक्षर आ रहा है वेट। जब हम इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में रखेंगे तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, पांचवा आएगा, और इसके आगे आपको गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप आगे वाली चीज़ों को भी रख सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो सबसे पहले हम ए में देखेंगे, तो ए तो किसी भी तरीके से नहीं लग रहा, क्योंकि ये यहाँ पे कर्व है, अगर ये वाला कर्व यहाँ पे मिल भी जाए तो ये वाला कर्व आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको ये वाला कर्व तो मिल रहा है, बट ये ऐसे ना मिलके ऐसे मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखेंगे, आपको यहाँ से गए फिर ये वाला कर्व मिला, यहाँ से गए फिर ये, हाँ तो ये सीधा वाला कर्व इसमें भी मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सीधा वाला कर्व इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे है। तो हृदय का क्या काम होता है, हृदय आपका रक्त को लाता ले जाता है, तो फेफड़े आपको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लाते ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि और किशोर को
कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 13वें पे कौन है, रवि, और 14वें पे कौन है, 14वें स्थान पे कौन है, किशोर। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हों, यानी कि 14 छात्र तो ऊपर हो गए, टोटल 39 है, तो नीचे 14वें के नीचे कौन कितने छात्र और आएंगे, तो 39 में से 14 छात्रों को और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 3 में से 1 चला गया, ये बचेगा 2, यानी कि 14 से नीचे और कितने छात्र आ जाएंगे, 25 छात्र आ जाएंगे, यानी कि ये 25 छात्र और इसके नीचे हैं। अब अगर नीचे से काउंटिंग की जाए, नीचे से दोनों का कौन सा स्तर, तो इसके नीचे अगर ये 25 छात्र हैं तो ये 26वें पे नहीं आया, अगर नीचे से इसको काउंट करेंगे, भाई 25 नीचे से हैं तो पीछे से जब काउंट करेंगे तो ये 26वें पर आएगा और ये 27वें पर आएगा। तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा, इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, 26वां और 27वां। 26वां और 27वां किसमें है, ये ऑप्शन सी, 27वां और 26वां, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि टोटल 39 छात्र हैं, 14 लोगों को पहले ही खड़ा कर दिया गया, तो बाकी के बच्चे कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, तो 25 बाद में खड़े होंगे, और जब 14 के पीछे 25 खड़े हुए हैं तो जब पीछे से गिनने आएंगे तो 14वें को 25 में से घटा के गिनेंगे ना, 25 तक तो यहाँ तक गिन चुके, तो इसको कितना गिनेंगे, 26वां गिनेंगे, और इसको गिनेंगे 27वां, कॉमन सेंस की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक को याद है कि उसका जन्मदिन 21 दिसंबर के बाद है, जबकि उसकी माता को याद है कि उसका दिसंबर 23 दिसंबर से पहले है। अब 21 और 23 के बीच में कौन सी डेट पड़ रही है, 22, तो जाहिर सी बात है उसका डेट ऑफ बर्थ किस दिसंबर को होगा, 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस श्रृंखला को चुनना है जो वर्ण समूह में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो देखिए ए आर सी पी किस तरीके से चेंज हो रहा है, ए बी सी, एक छोड़ के एक, सी के बाद डी, डी छोड़ के अगर हम यहाँ पे क्या रखें, ई रखें, है ना, तो ई आपके दो ऑप्शन में है, इसलिए हमको पूरा गिनना पड़ेगा। ई के बाद एफ छोड़ा जी, जी के बाद एच छोड़ा आई, आई के बाद जे छोड़ा के, यानी कि ई आपका सही है। उसके बाद आर से पी कैसे जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, पी क्यू आर, यानी कि इधर से जब हम गिनेंगे एच आई जे, जे के छोड़ेंगे एल, एल एम छोड़ेंगे यन आएगा, तो ई के बाद क्या आएगा, यन, तो यन आपकी किस में है, बी में है, तो पीछे से एक को आगे से गिनना है, एक को पीछे से गिनना है, तो ई एन यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से। तो 8 और 24 का क्या रिलेशन है, 52 और 18 का क्या 52 और क्वेश्चन मार्क का जो रिलेशन होना चाहिए वही 18 और 144 का है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 तिरिक 24, तो 18 तिया तो 114 नहीं होता, यानी कि गुणे मल्टीप्लाई वाला रिलेशन तो नहीं आएगा। एक सेकंड, इसको हल्का सा ऊपर करते हैं, फिर से हम ऐड करेंगे, कुछ और देखेंगे। 8 तिरिक 24, 18 छत्ते 18 तिया 54 नहीं आएगा। हम इसमें क्या करेंगे, 8 हो सकता है भाग वाला कुल लगा हो, तो 8 में क्या गुणा करके भाग करेंगे 24 आ जाए, 8, एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा टफ है। इसमें क्या किया गया है कि आपका 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 8 में एक ऐड किया गया है और इसको 3 से डिवाइड किया गया है, यानी कि 8 इंटू 9/3, तब ये किया गया है 8 तिरिक 24। ठीक है, इसी तरीके से इसमें किया है कि 18 गुणे 19/3, 3 छक 18 और 19 छंगा 114। तो इसी तरह हम 52 लाने के लिए किसी एक अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 13, 12 में एक जोड़ेंगे, 12 में एक जोड़ के 13, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 और 13 चौको 54 होता है। ठीक, तो इसको ऑप्शन से जाना ज़्यादा सही रहेगा कि आप 12 को देखें, 20 को देखें, फिर 20 में एक ऐड करें 21/3, तो 3 सते 21, 7 दूनी 14, 140 आ रहा है, नहीं होगा, तो 14 गुणे 15/3 पचे 15, 14 पंचे 70, तब भी ये 52 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है।
ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि प्लास्टिक है उसको इस तरह से चेंज किया गया है। तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए इसको थोड़ा ऐसे देखेंगे, ये लिखा है आपका PLASTIC, ये है प्लास्टिक, और इसको क्या कर दिया गया है ALP। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए प्लास्टिक है, ये है PLASTIC, और इसको कैसे कर दिया गया है एल के नीचे क्या है LPSCIT। तो इसमें क्या किया गया है कि दूसरे वाले को सेम रखा गया है और पहले को यहाँ चेंज कर दिया गया है, ए को यहाँ चेंज कर दिया गया है, यानी कि ये और ये वाला साइन यहाँ पे लग रहा है। अब देखो दूसरे यानी कि एस को भी सेम रखा गया है, पहले के 3 को चेंज किया गया है और लास्ट के 3 को चेंज किया गया है। तो यही हम फेस्टिव में भी करेंगे। तो फेस्टिव में पहले बीच वाले को बीच वाले में रखेंगे, यानी कि ई आपका बीच में होगा, तो ई आपके इसमें बीच में नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो ई को आपके बीच में रखेंगे, फिर यस आपका सबसे पहले आ जाएगा, यस, और फिर एफ आपका इस साइड आएगा, एफ एस, और ये ऐसे बनना है। तो एस आपका पहले आएगा, ई आपका बीच में ही रहेगा, एफ आपका बीच में इधर आ जाएगा। ये किस में आ रहा है SET, किसी में नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से जाना इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। शुरुआत के 3 को सॉल्व कर लिया तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SEFTEVI। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से, एक सेकंड, सॉरी, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। तो बिहार में कहाँ पे है, पटना उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे 4 संख्याएं संख्या युग्म दिए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उसमें से एक असंगत है। उस असंगत युग्म का चयन करना है आपको। तो 3 एक समान है, किस तरह से एक समान है देखेंगे। 3 2 5 और 1 6, इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है 6, 4 1 5 3 7, 5 6 7 8, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 8। ठीक, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 5 1 6, 6 6 12 और 1 13, और इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 6 1 7 और 6 5 11, 11 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18। तो देखो यहाँ पे जो भी संख्याएं मिल रही हैं वो सब सम संख्याएं मिल रही हैं, लेकिन ऑप्शन सी में जो संख्या मिल रही है वो 13, वो एक विषम संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक असमान है। हृदय, यकृत, फेफड़े, नाक आपका बाहर रहती है, हृदय यकृत फेफड़े तीनों अंदर रहते हैं, तो नाक आपका असमान में आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है। छैनी का उपयोग कौन करता है, मूर्तिकार, कागज पुस्तक से, निहाई लुहार और चिकित्सक की छुरी सर्जन लगाता है। अब देखो इसमें क्या है कि छैनी का उपयोग कौन करता है, मूर्तिकार करता है, निहाई का उपयोग कौन करता है, लुहार करता है, और चिकित्सक की छुरी किसके उपयोग में आती है, सर्जन। सर्जन, ये सब लोग इसका यूज करने वाले हैं, जबकि पुस्तक कागज का कोई यूज थोड़ी करता है, पुस्तक का यूज विद्यार्थी करता है या कागज का यूज विद्यार्थी करता है। तो ऐसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिए गए श्रृंखला में आगे क्या आएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सभी को नियम पता होगा कि क्षोभ मंडल पहले आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो मध्य मंडल के बाद क्या आएगा, ताप मंडल, और ताप मंडल के बाद क्या आएगा, बहिर्मंडल आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। इसमें क्या कहेगा कि ABCDEFG और एच 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो ये 2 पंक्तियां बैठी हुई हैं, ए एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति में बैठा है, तो एच और ए किसके साथ में है, एच और ए, ये दोनों अड़ोस पड़ोस में बैठे हैं, सामने की पंक्ति में बैठा हुआ है। एफ ठीक सी और बी के बीच में बैठा है। अब सी और बी के बीच में एफ को बैठाना है, यानी कि एफ यहाँ पे बैठा हुआ है आपका एफ, और इधर कौन बैठा है सी,
और एक तरफ कौन बैठा है, बी, ठीक है। सी और बी को बैठा देंगे। फिर वो कह रहा है ई जो कि बी के सामने बैठा है, तो बी के सामने यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, ई बैठा है। और डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पे बैठा है, डी इस वाली पंक्ति में सबसे दाहिने कोने पे यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ है। अब बाकी कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी को यहाँ पे बैठा देंगे। डी के सामने पंक्ति के दाहिने कोने पर कौन बैठा है, डी के सामने पंक्ति के दाहिने कोने पे आपका जी बैठा हुआ है, जो बचा वहाँ पे जी को बैठा देंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके लगभग 55 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 150 क्वेश्चन टोटल, 150 नहीं, मैंने 79 से लिया था, 81 से लिया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सॉल्व करवाए। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।